नमस्कार। मेरा नाम रचना यदुवंशी है और आप मुझसे कहानियों के अद्भुत संसार किस्सा कहानी में गोदान सुन रहे हैं। अब तक मैं आपको 9 अध्याय पढ़कर सुना चुकी हूं और आज 10वें अध्याय की बारी है। समय कितनी तेजी से बीत रहा है, देखिए 10वां अध्याय आज खत्म हो जाएगा। मैंने आपको 9वें अध्याय में क्या कुछ पढ़ के सुनाया उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देती हूँ। 9वें अध्याय में आपने सुना कि गोबर और धनिया के यहाँ गाय आ गई। गाय आने के बाद सबने देखा, पूरे गांव के लोगों ने देखा, लेकिन शोभा और हीरा नहीं आए जो गोबर के सगे भाई हैं। उनको आमंत्रित करने की मनोदशा से गोबर रात के अंधेरे में जाता है उनके घर, बगल में ही हैं वो लोग। लेकिन सुन के क्या आता है, वो सुन के आता है कि शोभा और हीरा आपस में संशय व्यक्त कर रहे हैं कि ये भैया ने यानी गोबर ने पैसे की बेईमानी की है। अलगोजे के वक्त यानी सेपरेशन के वक्त जो पैसे का लेन देन हुआ उसमें बेईमानी हुई है, वरना नगद में गाय कैसे आ गई। उनकी स्थिति इतनी विपन्न है और गोबर के यहाँ गाय आ गई। तो ये बात जब सुन के आता है गोबर तो उसको बहुत क्लांति होती है, विषाद में आ जाता है। वो गाय वापस करने के मनोभाव से घर घुसता है, लेकिन धनिया इस बात को जान जाती है और वो बहुत आक्रामक होकर के शोभा और हीरा के यहाँ लड़ने चली जाती है और बहुत ज़्यादा क्लेश, क्लांति, झगड़े का माहौल हो चुका है वहाँ पर। जो है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो प्रेमचंद जी ने बहुत ही ज़्यादा बारीकी से लिखा है कि लड़ाई झगड़े के वक्त कैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है दोनों पक्षों की तरफ से। धनिया क्या कह रही है और शोभा और हीरा किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो प्रेमचंद जी ने लड़ाई के वक्त समाज के समर्थन का पलड़ा कैसे ऊपर नीचे होता है वो बहुत मुझे रोचक लगा। वो उन्होंने बताया है कि जब धनिया गाली गलौज करती है तो समाज शोभा और हीरा के साथ होता है, लेकिन हीरा जब ये बात कह देता है कि तुम्हारी जूतों से पिटाई करूंगा तो उसी वक्त सारा समाज जो है वो धनिया के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है, जो वहाँ दर्शक बन के खड़े हुए हैं लड़ाई झगड़े के। और होरी के बहुत संयत वाक्य जो हैं इस पूरे लड़ाई झगड़े के दौरान, सारा का सारा समाज का समर्थन गोबर तो वहाँ है ही नहीं, धनिया और होरी के पक्ष में कर देते हैं। इसके बाद आपने सुना कि 9वें अध्याय में प्रेमचंद जी 2 विपरीत ध्रुवों पर लिख रहे हैं और वो इतने रोचक हैं कि एक तरफ तो उन्होंने दिखाया कि गाय को लेकर के, गाय के आने आमद में जो संशय है उसको लेकर जो क्लेश, क्लांति, झगड़े का माहौल है। दूसरी तरफ जो है गोबर और झुनिया, जो कि उस गाय व्यापारी की बेटी है, विधवा बेटी है, उनका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया है। चूँकि गोबर कई बार भूसा देने और गाय लेने गया तो झुनिया से मुलाकात हुई। अब आप देखिए कि 9वें अध्याय में जो पिछला मैंने आपको सुना है, बहुत लंबा वार्तालाप प्रेमचंद जी ने गोबर और झुनिया का दिखाया है और उसमें ये दिखाया है कि झुनिया चूंकि हालांकि कम उम्र है लेकिन उसका एक्सपोजर ज़्यादा है दुनिया से। वो चूंकि दही दूध का व्यापार करती है, उसका परिवार करता है, वो देने जाती है लोगों को, तो कई तरीके के लोगों से उसका साबका पड़ता है। एक आकर्षक स्त्री होने के नाते उसे किस किस तरीके के व्यक्ति से को झेलना पड़ता है वो गोबर को बता रही है। और इसी पूरे वार्तालाप में आप देखिए कि झुनिया का ऐसा चरित्र चित्रण प्रेमचंद जी ने किया है कि वो एक ऐसी लड़की है जो प्रेम की दहलीज पे खड़ी है, प्रेम चाहती है, लेकिन प्रेम में समर्पण चाहती है, वचनबद्धता चाहती है। वो ऐसे बहुत लोगों से मिलती है जो उससे हंसी ठिठोली करते हैं, उसके साथ मजाक करते हैं। और एक प्रसंग में तो वो गोबर को यहाँ तक बताती है कि एक पंडित जी जो है तिलकधारी, वो उससे बदतमीजी तक उन्होंने करने की कोशिश की जब वो अकेले उसको पा गए, दूध देने गई थी। तो आप देखिए कि झुनिया और गोबर का जो चरित्र चित्रण है वो बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। झुनिया बहुत व्यवहारिक है, बहुत चतुर है, लोगों को पहचानती है और वो कमिटमेंट चाह रही है गोबर से। उस पर वो रीच तो गई है, लेकिन वो बार बार हेर फेर करके और तरह तरीके की बातें करके वो गोबर से ये पूछना चाह रही है कि क्या उसका प्रेम स्थायी है या केवल उन्हीं लोगों की तरह क्षणिक है, हंसी ठिठोली करने के लिए है, आनंद के लिए। इसके उलट गोबर का जो चरित्र चित्रण प्रेमचंद जी ने किया है वो निराही, मतलब जिसको कहते हैं ना नोविस बॉय, वो है। वो अल्हड़ किशोर है, पहली बार प्रेम के इस प्रसंग में पड़ा है और झुनिया की आकर्षक अपीयरेंस पे और बुद्धिमत्ता पे रीझ गया है। वो बहुत ज़्यादा उसको लगता है कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट भी है और बहुत खूबसूरत भी है, लेकिन उसको जो झुनिया की बातें हैं वो जो गोल मोल घुमा करके वो पूछने की कोशिश करी, वो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो सिर्फ आनंद ले रहा है कि वो उसे एक लड़की मिल गई है
और उसे जो है वो यहाँ तक सोच लेता है कि अगर वो उससे ब्याह करेगा तो क्या समाज में रह पाएगा, और वो यहाँ तक भी सोच लेता है कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे विजातीय विवाह किए हैं लेकिन वो रह रहे हैं और सब कुछ सहज हो गया तो वो भी कर लेगा। तो ये सब आपने देखा कि 9वें अध्याय में रोमांटिक वार्तालाप जो है झुनिया और गोबर का वो चल रहा था और वहाँ पे ख़त्म हुआ था। 9वें अध्याय की जो बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ हैं वो मैं आपको सुना के फिर 10वां अध्याय शुरू करूँगी। यहाँ पर झुनिया की तरफ से वो लिख रहे हैं प्रेमचंद जी कि घड़ी भर के लिए मनोरंजन हो जाता था, ऐसी जगहों पे जाती थी, वो लोगों से बतियाती थी, उसमें टिकाव न था, समर्पण न था, अधिकार न था। झुनिया ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने आप को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। वह एक गृहस्थ की बालिका थी। गृहित्व को रसिकों की लगावटबाजियों ने कुचल नहीं पाया था। इसके बाद जो है रोमांटिक वार्तालाप बहुत लंबा चला था, अभी भी चल ही रहा है, तो वहाँ पे मैंने ख़त्म किया था। 10वें अध्याय को शुरू करते हैं। झुनिया ने उसकी पीठ में हल्का सा घूंसा जमाया। लगे औरों की तरह तुम भी चापलूसी करने? मैं जैसी कुछ हूँ वो मैं जानती हूँ, मगर इन लोगों को तो जवान मिल जाए, घड़ी भर मन बहलाने को और क्या चाहिए। गुण तो आदमी उसमें देखता है जिसके साथ जन्म भर का निबाह करना हो। सुनती भी हूँ और देखती भी हूँ। आजकल बड़े घरों की विचित्र लीला है। जिस मोहल्ले में मेरी ससुराल है उसमें गपड़ू नाम के कश्मीरी रहते थे। बड़े आदमी थे, उनके यहाँ 5 सेर दूध लगता था। उनकी 3 लड़कियां थीं, पढ़ने जाती थीं। एक साइड कॉलेज में पढ़ाती थी, 300 का महीना पाती थी। सितार वो बजाएं, हारमोनिया वो बजाएं, नाचें वो, गाएं वो, लेकिन ब्याह कोई नहीं करती थी। राम जाने किसी मर्द को पसंद नहीं करती थी कि मर्द उनको पसंद नहीं करते थे। एक बार मैंने बड़ी बीवी से पूछा तो हंसकर बोली, हम लोग ये रोग नहीं पालते, मगर भीतर ही भीतर खूब गुलछर्रे उड़ाती थी। जब देखूं 2-4 लौंडे उनको घेरे रहते थे। जो सबसे बड़ी थी वो तो कोट पतलून पहनकर घोड़े पर सवार होकर मर्दों के साथ सैर करने जाती थी। सारे शहर में उनकी लीला मशहूर थी। गपड़ू बाबू सिर नीचा किए जैसे मुंह में कालिक सी लगाए रहते थे। तुमको हमारे लड़कियों को डांटते थे, समझाते थे, पर सबकी सब खुल्लम खुल्ला कहती थी कि तुमको हमारे बीच में बोलने की कुछ मजाल नहीं है। हम अपने मन की रानी हैं, जो हमारी इच्छा होगी वो हम करेंगे। बेचारा बाप जवान लड़कियों से तो क्या बोले, मारने बांधने से तो रहा, डांटने डपटने से रहा, लेकिन भाई बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए। वो जो कुछ करें सब ठीक है, उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं होता। मेरी समझ में तो यह नहीं आता किसी का रोज रोज मन कैसे बदल जाता है। क्या आदमी गाय बकरी से गया बीता है? लेकिन किसी को बुरा नहीं मैं कहती, मन को जैसा बनाओ वैसा बन जाता है। ऐसों को देखती हूँ जिन्हें रोज रोज दाल रोटी के बाद कभी मुंह का स्वाद बदलने के लिए हलवा पूरी भी चाहिए, और ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें घर की रोटी दाल देखकर ज्वर आता है। कुछ बेचारियां ऐसी भी हैं जो अपनी रोटी दाल में ही मगन रहती हैं, हलवा पूरी से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। मेरी दोनों भावजों को ही देखो, हमारे भाई काने कुबड़े नहीं हैं। 10 जवानों में से 1 जवान है, लेकिन भावजों को नहीं भाते। उन्हें तो चाहिए कि वो सोने की बालियां बनवाएं, रोज महीन साड़ी लाएं, रोज चाट खिलाएं। बालियां और मिठाइयां मुझे कम नहीं अच्छी लगती, लेकिन जो कहो इसके लिए मैं अपनी लाज बेचती फिरूं तो भगवान बचाए इससे। एक के साथ मोटा झोटा खा पहनकर उम्र काट देना, बस यही अपना राग है। बहुत करके मर्द ही औरतों को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक झाक करेगा तो औरत भी आंख लड़ाएगी। मर्द दूसरी औरतों के पीछे दौड़ेगा तो औरत भी जरूर मर्दों के पीछे दौड़ेगी। मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। यही समझ लो, मैंने तो अपने आदमी से साफ साफ कह दिया था, अगर तुम इधर उधर लपके तो मेरी भी जो इच्छा होगी वो मैं करूंगी। ये चाहो कि तुम अपने मन की करो और औरत को डर के, मार के डर से अपने काबू में रखो, तो ये ना होगा। तुम खुले खजाने करते हो, वो छुप कर करेगी। तुम उसे जलाकर सुखी नहीं रख सकते। गोबर के लिए ये दुनिया एक नई दुनिया की बातें थी। तन में होकर सुन रहा था, कभी कभी तो अपने आप उसके पांव रुक जाते थे, फिर सचेत होकर चलने लगता था। झुनिया ने अपने रूप से उसे पहले ही मोहित कर लिया था। आज उसने अपने ज्ञान और अनुभव से भरी बातों और अपने सतीत्व के बखान से उसे मुग्ध कर लिया था। ऐसी रूप गुण ज्ञान की आगरी उसे मिल जाए तो धन्य भाग। फिर वह क्यों पंचायत और बिरादरी से डरे। झुनिया ने जब देख लिया कि उसका रंग गहरा जम गया तो छाती पर हाथ रखकर जीभ दांत से काटती हुई बोली, अरे ये तो तुम्हारा गांव आ गया, तुम भी बड़े मुरहे हो, मुझसे कहा भी नहीं कि लौट जाओ।
यह कहकर वे लौट पड़ी। गोबर ने आग्रह करके कहा, एक क्षण के लिए मेरे घर क्यों नहीं चली चलती, अम्मा भी तो देख लें। झुनिया ने लज्जा से आंखें चुरा कर कहा, मैं तुम्हारे घर यूं न जाऊंगी, मुझे तो यही अचरज होता है कि मैं इतनी दूर कैसे आ गई। अच्छा बताओ अब कब आओगे? रात भर मेरे द्वार पर अच्छी संगत होती है, चले आना, मैं पिछवाड़े मिलूंगी, और जो ना मिली तो लौट जाना। तो मैं ना आऊँगा, आना पड़ेगा, कहे देती हूँ। तुम भी वचन दो कि मिलोगी। मैं तो वचन नहीं देती, तो मैं भी नहीं आता, मेरी बला से। झुनिया अंगूठा दिखाकर चल दी। प्रथम मिलन में ही दोनों एक दूसरे पर अपना अपना अधिकार जमा चुके थे। झुनिया जानती थी कि वो आएगा, कैसे ना आएगा। गोबर जानता था कि वह मिलेगी, कैसे ना मिलेगी। गोबर जब अकेला गाय हाँकता हुआ चला तो ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से गिर पड़ा हो। जेठ की उदास और गर्म संध्या सेमरी की सड़कों और गलियों में पानी के छिड़काव से शीतल और प्रसन्न हो रही थी। मंडप के चारों तरफ फूलों और पौधों के गमले सजा दिए गए थे और बिजली के पंखे चल रहे थे। राय साहब अपने कारखाने में बिजली बनवा लेते थे। उनके सिपाही वर्दियां डाटे, नीले साफे बांधे जनता पर रोब जमाते फिर रहे थे। नौकर उजले कुर्ते पहने और केसरिया पाग बांधे मेहमानों और मुखियों का आदर सत्कार कर रहे थे। उसी वक्त एक मोटर सिंह द्वार के सामने आकर रुकी और उसमें से 3 महान भाव उतरे। आप क्षमा कीजिएगा, वह जो खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहने हुए थे उनका नाम पंडित ओंकारनाथ है। आप दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक हैं जिन्हें देश चिंता ने घुला डाला है। दूसरे महाशय जो कोट पैंट में हैं वो हैं वकील, पर वकालत के न चलने के कारण एक बीमा कंपनी में दलाली करते हैं और तालुकेदारों को और महाजनों को बैंकों से कर्जा दिलाने में वकालत से कहीं ज्यादा कमाई करते हैं। इनका नाम है श्याम बिहारी तनखा। और तीसरे सज्जन जो रेशमी अचकन और तंग पजामा पहने हुए उतरे हैं वो है मिस्टर बी मेहता, यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। ये तीनों सज्जन राय साहब के सहपाठियों में से हैं और शगुन के उत्सव पर निमंत्रित हैं। आज सारे इलाके के असामी आएंगे और शगुन के रुपए भेंट करेंगे। शाम को धनुष यज्ञ होगा और मेहमानों की दावत होगी। हुरी ने 5 रुपए शगुन के दिए हैं और गुलाबी मिर्जई पहने, गुलाबी पगड़ी बांधे, घुटने तक कछनी काछे और हाथ में एक खुरपी लिए, मुख पर पाउडर लगवाए राजा जनक का माली बना है। गुरूर से इतना फूल रहा है मानो सारा उत्सव उसी के पुरुषार्थ से हो रहा है। राय साहब ने मेहमानों का स्वागत किया। दोहरे बदन के ऊंचे आदमी थे, गठा हुआ शरीर, तेजस्वी चेहरा, ऊंचा माथा, गोरा जिस पर शरबती रेशमी चादर खूब खिल रही थी। पंडित ओंकारनाथ ने पूछा, अब की कौन सा नाटक खेलने का विचार है? मेरे रस की तो यहाँ वस्तु है। राय साहब ने तीनों सज्जनों को अपने रावटी के सामने कुर्सियों पर बिठाते हुए कहा, पहले तो धनुष यज्ञ होगा, उसके बाद एक प्रहसन। नाटक कोई अच्छा न मिला, कोई तो इतना लंबा कि शायद 5 घंटों में भी खत्म ना हो और इतना क्लिष्ट कि शायद यहाँ एक व्यक्ति भी उसका अर्थ न समझ सके। आखिर मैंने स्वयं एक प्रहसन लिख डाला जो 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। ओंकारनाथ को राय साहब की रचना शक्ति में बहुत संदेह था। उनका ख्याल था कि प्रतिभा तो गरीबी में ही चमकती है, दीपक की भांति, जो अंधेरे में ही अपना प्रकाश दिखाता है। उपेक्षा के साथ जिसे छिपाने की भी चेष्टा नहीं की, पंडित ओंकारनाथ ने मुंह फेर लिया। मिस्टर तनखा इन बेमतलब की बातों में पड़ना नहीं चाहते थे, फिर भी राय साहब को दिखा देना चाहते थे कि इस विषय में उन्हें कुछ बोलने का अधिकार है। नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है, मगर उसके अभिनेता अच्छे होने चाहिए। अच्छे से अच्छा नाटक बुरे अभिनेताओं के हाथ में पड़कर बुरा हो जाता है। जब तक स्टेज पर शिक्षित अभिनेत्रियां नहीं आती, हमारी नाट्य कला का उद्धार नहीं हो सकता। अब की तो आपने काउंसिल में प्रश्नों की धूम मचा दी। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी मेंबर का रिकॉर्ड इतना शानदार नहीं है। आज मैं यहीं खत्म करूंगी। अगले 11वें अध्याय के लिए अगले रविवार आपसे फिर मिलूंगी। तब तक बने रहिए गोदान के साथ और रचना यदुवंशी के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।